एक तो हमारे पास कंबशन रिएक्शन था, दूसरा हमारे पास होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? देखो एल्केन्स में हमारे पास जैसे कोई एल्केन है मीथेन, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा अंडर द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। अब अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो सनलाइट से भी आ सकती है और किसी अल्ट्रावायलेट सोर्स से भी आ सकती है। कोई हॉट ऑब्जेक्ट होता है वो भी अल्ट्रावायलेट लाइट इमिट करता है। तो ओ लेवल में आप लोगों ने इसकी इक्वेशन देखी थी कि क्या होता है कि क्लोरीन जो है वो आएगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा, उसकी जगह लग जाएगा और HCl बनेगा। इसी तरह ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड भी कर सकता है कि एक और क्लोरीन एटम जो है वो एक और हाइड्रोजन हटा दे और 2 क्लोरीन लग जाए। ठीक है, इसी तरह ये रिएक्शन आगे भी प्रोसीड कर सकता है कि क्लोरीन जो है वो 3 हाइड्रोजन को हटा दे और उसकी जगह लग जाए, और आगे भी प्रोसीड कर सकता है कि चारों के चारों हाइड्रोजन को हटा दे और इसकी जगह सारे क्लोरीन लग जाए। इसी तरह इसका जो यहाँ पे नाम पढ़ा था वो हमने पढ़ा था मोनो क्लोरो मीथेन। 2 क्लोरीन लगे हुए हैं तो उसको हम कहते हैं डाई क्लोरोमीथेन, फिर ट्राई क्लोरोमीथेन, इसी तरह फिर आखिर में टेट्रा क्लोरोमीथेन। अब जरूरी नहीं है कि मीथेन के साथ ये रिएक्शन हो, इथेन के साथ भी हो सकता है। ठीक है, ये जो टेट्रा क्लोरोमीथेन होता है ये वही क्लोरोफॉर्म होता है। सर अच्छा, ये ये जो तो है ये रिएक्शंस ऑफ अल्केन का पार्ट 2 है जो आपने छुड़वा दिया था बिफोर। हाँ, अगर हम लोगों ने सिर्फ कंबशन रिएक्शन पढ़ा है एल्केन का, तो फ्री रेडिकल एल्केन के 2 रिएक्शन होते हैं, एक कंबशन और एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके ठीक है, तो ओके। आज हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम ओ लेवल में पढ़ते थे तो हम लोग सिर्फ ये देखते थे कि रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है और रिएक्शन कंडीशंस क्या है। एएस में, ए लेवल में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस पढ़ते हैं उसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी देखते हैं। अब रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है बेसिकली, ये जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने लिखा है ना, ये इसके रिएक्शन मैकेनिज्म का नाम है। रिएक्शन मैकेनिज्म ये होता है कि अंदर मॉलिक्यूल्स के साथ वो ऐसा क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कौन से बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, कौन से बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं और किस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड पे फिलहाल तो ईशा देखो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, लेकिन जब रिएक्शन मैकेनिज्म हम देखेंगे तो अब क्लोरीन मॉलिक्यूल पहले ब्रेक हो रहा होगा, 2 क्लोरीन एटम्स बन रहे होंगे, फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, फिर क्लोरीन लग रहा होगा। तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे पास सिलेबस में डिटेल में है और वो हम अब देखने वाले हैं। तो देखो होता क्या है, हम लोगों ने 2 तरह की बॉन्ड फिजन पढ़ी थी, बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फिजन जिसको कहते हैं। एक था हमारे पास होमोलिटिक फिजन और एक था हमारे पास हेटेरोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर Cl के 2 एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। अगर ये बॉन्ड मैं इस तरह से ब्रेक करूं कि जिसका जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास चला जाए, मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इक्वली डिवाइड हो जाए, या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ये डिवाइड हो जाए, तो ऐसी फिजन को हम कहते हैं होमोलिटिक फिजन। और इसमें जो हमारे पास बनेगा वो क्लोरीन के 2 एटम्स बनेंगे, जिसमें क्लोरीन के जितने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 7, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बन जाएंगे। तो इस तरह का जब एटम बनता है ना उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। तो दीज आर फ्री रेडिकल्स। और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो अपनी इस फॉर्म में रहना पसंद नहीं करते, वो फौरन कोई ना कोई बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव।
सही है। तो इस तरह की बॉन्ड फिजन जो होती है वो होमोलिटिक फिजन होती है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हुआ होता कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक एटम के पास पूरा चला जाता, तो इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बचता है वो क्या बचता है, क्लोरीन, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो 7 में से इसका एक इलेक्ट्रॉन जो था वो जा चुका है, और जो दूसरा क्लोरीन एटम है उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो वो जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए उस पे -1 चार्ज आ जाएगा, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया है उसके पास +1 चार्ज आ जाएगा। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग इस तरह से हो रही होती है तो उसको हम कहते हैं अपना हेटेरोलिटिक फिजन। ठीक है, तो होमोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक फिजन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास जो है क्लोरीन की होमोलिटिक फिजन होती है, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, तभी इस रिएक्शन मैकेनिज्म का हमने नाम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कर क्या रहा है ये फ्री रेडिकल और ये जनरेट कैसे हो रहा है? देखो इसकी जो मेन इक्वेशन है, अगर मैं मीथेन की एग्जांपल लूं तो हाइड्रोजन इसमें से हटना है और Cl इसकी जगह पे लगना है। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप होता है उसको हम कहते हैं इनिशिएशन स्टेप। ये रिएक्शन स्टार्ट कैसे हो रहा है, इनिशिएशन स्टेप। और इसमें होता क्या है कि जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है ना ये होमोलिटिकली ब्रेक होता है, और होमोलिटिक फिजन होने के लिए जरूरी है कि हमारे पास क्या हो, अल्ट्रावायलेट लाइट प्रेजेंट हो, वरना ये नहीं होगा। अब या तो क्वेश्चन में वो अल्ट्रावायलेट लाइट लिख देगा या सनलाइट लिख देगा, तो दोनों अल्ट्रावायलेट सनलाइट से अल्ट्रावायलेट लाइट आ रही होती है। तो पहले हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, तो यूवी लाइट जनरेट्स फ्री रेडिकल फ्रॉम क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब ये फ्री रेडिकल देखो करता है क्या, ये फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसको फौरन जो है ना किसी चीज के साथ कंबाइन होना है। तो अब हमारे पास जो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म का जो दूसरा स्टेप आता है उसको हम कहते हैं प्रोपगेशन स्टेप। और प्रोपगेशन स्टेप में देखो क्या होगा, ये जो CH4 मॉलिक्यूल हैं मीथेन के, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल आके करेगा क्या? देखो अब क्लोरीन फ्री रेडिकल को मैं ऐसे बना रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, ये शो क्या कर रहा है कि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अभी, बाकी इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स और होंगे, लेकिन दिखाने का क्या तरीका होता है कि हम एक डॉट लगा देते हैं जो कि शो करता है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके पास भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने शेयर कराए हुए इलेक्ट्रॉन, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जाके करता क्या है, इस बॉन्ड को ना होमोलिटिकली ब्रेक कर देगा, होमोलिटिक फिजन कर देगा। और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो अब क्या रह गया है, इस कार्बन के साथ सिर्फ 3 हाइड्रोजन रह गए, क्योंकि होमोलिटिक फिजन हुई है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के पास ही रह जाएगा। और क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है ये क्या करेगा, ये फौरन इसके साथ फिर बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बनाने के बाद इसके साथ लग गया, तो ये क्या बन गया, CH3Cl। सही है। और जो दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो जो हाइड्रोजन निकला है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के HCl बना लेगा। अच्छा, इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं कि ये CH4 है, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, इनिशिएशन स्टेप में जो क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हुआ उसने क्या करा, कार्बन हाइड्रोजन एक बॉन्ड ब्रेक करा, और यहाँ पे CH3 ये भी जो बना है ना, CH3 ये भी रेडिकल ही कहलाएगा, क्योंकि इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसको हम कहेंगे मिथाइल रेडिकल या मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी वेट नहीं करेगा, ये फॉरन क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा। और पहली उसमें लाइन में हम लिखेंगे जब ये ब्रेक हुआ है, तो ब्रेक होने के बाद
ये हमारे पास क्या बन गया, HCl। तो बेसिकली ये जो क्लोरीन है ना, ये वाला क्लोरीन जो होमोलिटिकली ब्रेक करवा रहा है, ये ब्रेक करवाने का इसका पर्पस क्या है कि ये ब्रेक करवा के अपने साथ इस हाइड्रोजन को ले जाता है और HCl बनाता है पहले। और फिर ये जो मिथाइल रेडिकल जनरेट हुआ है, ये मिथाइल रेडिकल अब ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कहता है कि मुझे भी किसी के साथ बॉन्ड बनाना है। तो ये फौरन क्या काम करता है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में कुछ क्लोरीन मॉलिक्यूल भी होंगे, तो ये फौरन एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को होमोलिटिकली ब्रेक करेगा और अपने साथ एक क्लोरीन को लगा लेगा, और एक और क्लोरीन फ्री रेडिकल इसकी वजह से जनरेट हो जाएगा, क्योंकि जब उसने क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करा है तो एक फ्री रेडिकल क्लोरीन का तो अपने साथ लगा लिया, दूसरा क्लोरीन रेडिकल जो है वो ऐसे छोड़ दिया। अब जो उसने ऐसे छोड़ा है ना क्लोरीन का रेडिकल, वो भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो भी जो है वो अकेला नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, ये जो CH3Cl बना है ना, ये फौरन इसके पास आके खड़ा हो जाएगा और इसमें से एक और हाइड्रोजन को हटा देगा और अपने साथ ले जाएगा, और दोबारा से एक और वैलेंसी फ्री हो जाएगी कार्बन की, एक और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएगा और ये HCl बना लेगा। अब ये जो रेडिकल बना है CH2Cl, ये भी रिएक्टिव रेडिकल है, तो ये भी इस फॉर्म में नहीं रहेगा, और ये भी अपने जो टूटा है उसका बदला किससे ले लेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल से, और इसको ब्रेक करके अपने साथ एक क्लोरीन लगा लेगा और दूसरा क्लोरीन जो है वो ऐसे छोड़ देगा, जो कि फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब अगेन ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ये बदला किससे लेगा, दोबारा इसी से, और इसका एक और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा और इसके साथ Cl2 और इसकी वैलेंसी फ्री करके हाइड्रोजन अपने साथ ले जाएगा। अब ये दोबारा एक जो रेडिकल जनरेट हुआ मिथाइल रेडिकल, ये क्या करना है, इसने अपना बदला क्लोरीन मॉलिक्यूल से लेना है और क्लोरीन मॉलिक्यूल में से बॉन्ड ब्रेक करके एक और क्लोरीन अपने साथ लगा लेना है और एक फ्री रेडिकल जनरेट करवा देना है, जो कि अगेन वो भी रुकेगा नहीं, वो क्या करेगा, दोबारा इसी का एक हाइड्रोजन ब्रेक करेगा और अपने साथ ले जाएगा, और ये बन जाएगा CCl3 रह जाएगा यहाँ पे रेडिकल, और ये HCl। अभी जो आखिरी एक रेडिकल बना है, ये क्या करेगा, इसने भी यही काम करना है, इसने एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को पकड़ना है, उसको ब्रेक करना है, अपने साथ एक क्लोरीन एटम लगा लेना और दूसरा ऐसे ही छोड़ देना है। अब ये वाला जो आखिरी वाला क्लोरीन रेडिकल बना है ना, ये इसके पास जाएगा तो ये अपना कार्बन क्लोरीन बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, अपने भाई का बॉन्ड क्यों तोड़े, ये ढूंढता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब रिएक्शन मिक्सर में देखो, ये तो मैं एक मॉलिक्यूल के साथ कहानी बता रहा हूँ ना तुम्हें, बाकी और भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या पता कोई CH4 मॉलिक्यूल्स हो जो अभी तक पकड़ में ही ना आए हो, तो ये वो उनके पास चला जाएगा, या ये क्लोरीन फ्री रेडिकल मतलब बीच में किसी के पास भी जा सकता है, इसके पास हाइड्रोजन है इसके पास भी जा सकता है, उससे ऊपर वाले के पास भी जा सकता है। तो होगा क्या, इस रिएक्शन मिक्सचर में मल्टीपल रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे होंगे, लेकिन जैसे ही CCl4 बन गया तो इससे ऑनवर्ड जो है ना, फिर आगे कुछ नहीं होगा, ये यहाँ पे रुक जाएगा रिएक्शन, इस मॉलिक्यूल के लिए ये रिएक्शन यहाँ पे रुक गया, बाकी मॉलिक्यूल्स का चल रहा होगा। तो देखो, इसको हम प्रोपेगेशन स्टेप इसलिए कह रहे हैं कि ये रिएक्शन एक बार अगर कोई क्लोरीन फ्री रेडिकल अगर यूवी लाइट ने जनरेट करवा दिया है, तो उसके बाद जो है यूवी लाइट की जरूरत नहीं है कि वो फर्दर क्लोरीन रेडिकल जनरेट करवाए, क्योंकि विद इन अ रिएक्शन ही क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं। इसलिए हम इसको प्रोपेगेशन कहते हैं कि अगर आपने यूवी लाइट एक बार शाइन करके छोड़ भी दी है, बंद भी कर दी है, तो उसके बाद इस रिएक्शन मिक्सर में फ्री रेडिकल जो है वो प्रोपेगेट होते रहते हैं, होते रहते हैं, तो उसके लिए फिर अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत नहीं है। तो पूरे इस रिएक्शन मिक्सर में जो रिएक्शन जहाँ जहाँ हो रहा है, तो ये स्टेप चलते रहेंगे। अब मैं ना इसको एक ही पेज पे समराइज कर देता हूँ। देखो पहले क्या हुआ, इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप में क्लोरीन ब्रेक हुआ टू फॉर्म क्लोरीन फ्री रेडिकल, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल, फिर आया हमारे पास प्रोपेगेशन स्टेप। और इस प्रोपेगेशन स्टेप में क्या हो रहा है कि जैसे एक CH4 था, उसके साथ एक क्लोरीन फ्री रेडिकल आया, उसने CH3 फ्री रेडिकल जनरेट कराया और HCl बन गया। ठीक है,
दूसरे में क्या हुआ कि ये जो मिथाइल रेडिकल बना, इसने अपना बदला लिया इस क्लोरीन मॉलिक्यूल से, अपने साथ एक क्लोरीन लगाया और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट करा दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, ये CH3Cl को ही पकड़ेगा और इसका एक और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर देगा, बना लेगा CH, निकाल लेगा, एक हाइड्रोजन अपने साथ ले जाएगा और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री छोड़ देगा। दिस इज HCl। उसके बाद ये CH2Cl किसी एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, उसको होमोलिटिकली ब्रेक करेगा और अपने साथ एक क्लोरीन लगा देगा और एक फ्री रेडिकल ऐसे ही छोड़ देगा। फिर उसके बाद ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है, वो इसी के मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा बॉन्ड ब्रेक करके और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड छोड़ देगा और HCl सर बना लेगा। जी सर, ये जो इनिशिएशन स्टेप है ये हमें बनाना जरूरी है, हम डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं? इनिशिएशन स्टेप बनाना ज़रूरी है। अगर तो वो पूरा रिएक्शन मिक्सर आपको कहता है कि पूरी सब कुछ बनाओ, तो बिल्कुल इनिशिएशन स्टेप आपको बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर। ठीक है। और इसके बाद एक और स्टेप है इसका जो अभी तक मैंने बताया नहीं है, वो अभी टर्मिनेशन स्टेप है, वो भी इसको डिस्कस करते हैं। सर आपने आखिर में Cl2 लिख दिया, Cl3 होगा। कहाँ पे? सर आखिर में राइट साइड वाले में CHCl3। आखिर वाला ये मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है ना, ये अभी जनरेट हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये अपने साथ एक अभी लगाएगा ना। ओके। CH और एक और क्लोरीन अपने साथ लगा लेगा और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट कर देगा। और सबसे आखिर में क्या हो रहा होगा कि ये CCl3 Cl2 और इसके साथ Cl4 और एक क्लोरीन रेडिकल जनरेट होगा। अब देखो साइमल्टेनियसली ये सारे हो रहे होंगे। अच्छा, कुछ फ्री रेडिकल जब एक दूसरे सब्जी के वाले, आमने सामने, सब्जी, आलू ले लो, प्याज ले लो, टिंडे ले लो, टमाटर ले लो। Shit, ये कौन है भाई? सर किस सब्जी वाले को ऐड कर लिया आपने? पता नहीं यार, ये एक तो ना मस्तियां नहीं खत्म हो रही हैं बच्चों की। क्लास में खिंचाई हुई होगी इसकी, यहाँ के बदला ले रहा है। सर ये फ्री अच्छा। रेडिकल लग रहा है। ओ लेवल के बच्चे बहुत करते हैं ऐसी हरकतें। ए लेवल में ये ओ लेवल का ही होगा। अच्छा, फिर हमारे पास है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में देखो क्या होता है कि दो फ्री रेडिकल्स अगर एक दूसरे के आमने सामने आ जाए ना, देखो फ्री रेडिकल सामने नहीं आ रहा, जैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल है, वो मीथेन के सामने आया। अभी तक देखो रिएक्टेंट साइड पे दो फ्री रेडिकल एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए अभी तक। तो जब दो फ्री रेडिकल एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कंबाइन हो जाएंगे। वो क्यों जाके किसी का बॉन्ड तोड़े। लेकिन देखो एक रिएक्शन मिक्सचर में अब कौन से एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे, वो एक प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो फ्री रेडिकल आमने सामने आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा एक दूसरे के आमने सामने आ गए, तो वो दोबारा Cl2 बना लेंगे। लेकिन अगर एक CH3 फ्री रेडिकल और दूसरा CH3 फ्री रेडिकल एक दूसरे के आमने सामने आ गया, तो वो क्या बना लेगा, ये कंबाइन हो जाएंगे आपस में। सिंपल क्या बन जाएगा, C2H6 इथेन बन गया। सर ये वाली बात फिर समझा देंगे? देखो हमारे पास ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, वो एक रिएक्शन मिक्सचर में हो रहा है। अब उस रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास
सब कुछ एक साथ ही बन रहा है ना, ये इस तरह ये रेडिकल भी बन रहा है, ये CH3 फ्री रेडिकल भी है, और क्या कहते हैं CH2Cl जो जहाँ भी बन रहा है ना, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं साथ में वो भी साथ साथ हैं। तो अब ये कोई पाबंदी नहीं है कि क्लोरीन फ्री रेडिकल ने जो है वो इसी के पास जाना है, या ये वाले क्लोरीन फ्री रेडिकल ने इसी के पास जाना है। तो वो अगर दो फ्री रेडिकल जैसे ये CH3 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल एक दूसरे के आमने सामने आ गए, तो इनका काम मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि इन्होंने बॉन्ड बनाना है। तो जरूरी नहीं है कि बॉन्ड तोड़ के ही बॉन्ड बनाए, तब एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो ये डायरेक्टली CH3Cl ऐसे ही बन जाएगा फौरन। तो अब सवाल ये बनता है कि भाई यही क्यों नहीं हो रहा, कि डिपेंड करता है कि कौन किसके सामने फेस कर रहा है, कौन किससे आके टकरा रहा है, कोलाइड कर रहा है, कौन किसके पास आ रहा है। तो देयर इज इक्वल, यू कैन नॉट से इक्वल चांसेस, बट देयर इज लाइकली चांस ऑफ एनी प्रोडक्ट फॉर्म के एक दूसरे के आमने सामने आ गया और वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो गए। तो टर्मिनेट, अगर दो फ्री रेडिकल एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो वो बॉन्ड बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि उनको तो शेयरिंग करनी है ना इलेक्ट्रॉन की, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो जब दो फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे तो वो फ्री रेडिकल पर खत्म हो गए, तो ना ही वो आगे और रेडिकल जनरेट करवा सकते हैं अब। तो ऐसे स्टेप को हम कहेंगे टर्मिनेशन स्टेप। और जैसे जैसे टर्मिनेशन स्टेप होता जाएगा ये रिएक्शन फिर कंप्लीशन की तरफ जाता जाएगा। वरना अगर फ्री रेडिकल जनरेट होते रहेंगे तो ये रिएक्शन प्रोपेगेट ही करता रहेगा, कहीं ना कहीं क्लोरीन का फ्री रेडिकल जाके जो है वो किसी का बॉन्ड तोड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये पढ़ा ना कि ये हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, तो एक मॉलिक्यूल ने जस्ट रिएक्शन स्टार्ट किया था, उसका फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, लेकिन जो दूसरा इथेन मॉलिक्यूल था ना वो रिएक्शन मिक्सचर में किसी वक्त इस स्टेज पे था कि वो CH और Cl2 की फॉर्म में था। तो ये दोनों हैं तो फ्री रेडिकल ना, अब ये दोनों मिथाइल के फ्री रेडिकल हैं, तो अब ये दोनों वेट नहीं करेंगे कि यार मैंने क्लोरीन को ही तोड़ के उसी से बदला लेके उसी को अपने साथ लगाना है। ये लोग जो है वो आपस में भी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं। जैसे टोटल बस ऐड कर देना, कार्बन 2 हो जाएंगे इसमें, हाइड्रोजन 3 और 2 Cl2, तो ये भी प्रोडक्ट बनेगा। और जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे तो रेडिकल खत्म हो जाएगा, और ऐसी चीज को हम कहते हैं टर्मिनेशन। तो दिस टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन रिएक्शन भी साइमल्टेनियसली हो रहा होगा प्रोपेगेशन के साथ ही। ऐसा नहीं होगा कि सब वेट करेंगे कि सारा पहले यहाँ पे CCl4 तक रिएक्शन पहुंच जाए फिर हम टर्मिनेशन स्टॉप करेंगे। इनको क्या पता कि एक दूसरे के आमने सामने टकराए, बॉन्ड बना के बैठ गए। तो टर्मिनेशन भी साथ साथ चल रहा होगा, प्रोपेगेशन भी साथ साथ चल रहा होगा। लेकिन जिस पॉइंट पे सारे के सारे फ्री रेडिकल टर्मिनेट हो जाएंगे उस वक्त जाके ये रिएक्शन रुकेगा, वरना टर्मिनेशन और प्रोपेगेशन साथ साथ चलती रहेगी। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं ना वो बहुत डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। आप देखो यहाँ पे हमने देखा C2H6 इथेन भी बना, यहाँ पे हमने देखा C2H3Cl2 भी बना। तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनते रहेंगे, कार्बन की चेन भी डिफरेंट होती रहेगी। अब 2 CH2 बन गया तो ये C, अब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, 2 Cl लग जाएंगे। तो वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इसमें हमारे पास बन रहे होते हैं। ठीक सर है जी। सब समझ आ गया, लेकिन एक बात ये थी कि जब प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन स्टेप दोनों साथ हो रहे होंगे तो क्या कहते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि फ्री रेडिकल बनना ही बीच में ही बंद हो जाए प्रोपेगेशन में, क्योंकि फ्री रेडिकल आप कह रहे हैं ना कोई से भी आपस में मिलके कोई भी चीज बना सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। जी जी जी, तो हो सकता है कि वो CCl4 पूरा बने ही नहीं, बीच में खत्म हो जाए। बिल्कुल हो ऐसा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या ये सब मॉलिक्यूल्स के साथ होगा? क्या चांसेस हैं कि सारे के सारे मॉलिक्यूल CCl4 तक पहुंच ही ना सकें? तो चांसेस हैं कि पहुंच जाए, चांसेस ये भी हैं कि ना पहुंचे। ठीक है तो वी कैन नॉट से फॉर श्योर। हाँ, अब कुछ ना कुछ जरूर पहुंचना है। अब अगर मुझे CCl4 इसी रिएक्शन से बनाना है नो तो चले भी भाई, चले भी भाई। अरे कहाँ कहाँ से लोग आ सर गए शार्प मेरा। था, शार्प लिखा हुआ था। शार्प लिखा हुआ था, लेकिन शार्प ऐसी हरकत थोड़ी करेगा। अब ये जो टर्मिनेशन स्टेप है ये भी साथ साथ हो रहा होगा, प्रोपेगेशन भी साथ साथ हो रहा होता है। इनिशिएशन स्टेप जो है वो क्या कहते हैं, अगर तुम रोक भी दो ना, एक बार रेडिकल तुमने जनरेट करवा भी दिया है तो ये रिएक्शन जो है वो चलता रहेगा। अब इस रिएक्शन में देखो स्टेप्स में हो रहा है, बीच में फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले एक इंटरमीडिएट बनता है। तो इस रिएक्शन
के लिए इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस पता है हमारे पास क्या है? इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस हमारे पास कोई एज सच इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस नहीं है कि मैं CCl4 जो है इस तरह से बनाना चाह रहा हूँ। ये तो आप देखो ना, अब इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो अब अगर मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है तो वो इस कितने अमाउंट में बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे इसने अरसलान ने बात की कि CCl4 क्या पता बने ही ना, हाँ पॉसिबिलिटी है कि बने ही ना। तो ये तो मैं जब बनेगा भी तो पहले मसला ये होगा कि इतने सारे डिफरेंट प्रोडक्ट में से उसको मैं सेपरेट करवाऊँ, एक मेरे लिए मुसीबत ये हो जाएगी। तो इसको हमारे पास कोई ऐसा ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ये रिएक्शन नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट बहुत है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि कुछ टाइम पहले मतलब समझ लो 20-25 साल पहले एक हम लोगों के पास कंपाउंड यूज होते थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसके जो हमारे पास वो आएंगे ना क्वेश्चंस आते हैं, वो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे ही आते हैं। CFCs हम उनको कहते थे। अब ये CFCs जो होते थे वो एल्केन के साथ हम लोग, जैसे क्लोरीन भी लगा हुआ है, फ्लोरीन भी लगा हुआ है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो बेसिकली होता क्या था कि ये CFC जो यूज होते थे ना, ये यूज होते थे रेफ्रिजरेंट्स के अंदर। रेफ्रिजरेंट्स गैसेस क्या होती हैं जो रेफ्रिजरेटर में गैस होती है ना, जो AC में गैस होती है जो ठंडा करती है। इसी तरह तुम्हारे पास जो डिओड्रेंट्स यूज होते थे उसमें CFCs यूज होता था। तो होता क्या था कि जब ये हायर अपर एटमॉस्फेयर पे जाते थे ओजोन के पास, नीचे तो हमें इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं था, लेकिन जब ओजोन के पास ये कंपाउंड जाते थे और क्लोरीन गैस वहाँ पे कोई प्रेजेंट होगी या कुछ भी होगा, तो अल्ट्रावायलेट लाइट जो वहाँ पे होती है, अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से एक हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल एक जनरेट हो गया। तो ये वाला रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करा देगा। ये कार इसको ना हाइड्रोजन को तोड़ना शुरू कर देगा, तो मजीद फ्री रेडिकल्स हमारे पास जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो जो जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स होता है ना, चाहे वो ये वाला फ्री रेडिकल जनरेट हो, चाहे वो क्लोरीन वाला फ्री रेडिकल जनरेट हो, चाहे कुछ इस तरह से हो के फ्लोरीन भी लगा हुआ है, हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। तो ये फ्री रेडिकल्स बीइंग वेरी रिएक्टिव, ये टर्मिनेशन तो करेंगे आपस में, तो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन साथ में जो ओजोन लेयर के जो पास होते हैं ना, तो वो ओजोन से रिएक्ट कर जाते थे। और ओजोन से रिएक्ट करने के बाद जो है ना, वो ओजोन को O2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे ऑक्सीजन की फॉर्म में, जिसकी वजह से हम लोग हमारे पास एक इन्वायरमेंटल डैमेज होता है जिसको हम कहते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कि ओजोन लेयर खत्म हो जाती है वहां से। और ओजोन लेयर जो बेसिकली है वो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है। अब एक्सेस अल्ट्रावायलेट लाइट सनलाइट से पहुंचती तो है ओजोन से पास होके, लेकिन बहुत ज्यादा उनका इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस्ड होके पहुंचती है, क्योंकि ओजोन जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, पहुंचने नहीं देती है अर्थ एटमॉस्फेयर में। तो अगर कहीं पे एक्सेस अल्ट्रावायलेट लाइट से आपका एक्सपोजर हो जाए तो वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम स्किन कैंसर्स करवा देती हैं। तो ये रीजन हुआ कि कैलिफोर्निया में जब कैलिफोर्निया में सबसे ऊपर जो, जहाँ पे कैलिफोर्निया उसके ऊपर जो ओजोन लेयर थी ना, वो डिप्लीट हो गई, वो खत्म हो गई। तो अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से वहाँ पे स्किन कैंसर का अमाउंट बहुत बढ़ने लग गया, तादाद बढ़ने लग गई स्किन कैंसर के पेशेंट्स की। देन दे स्टडीड एंड दे फाउंड आउट के ऊपर जो है ना, कैलिफोर्निया के ऊपर की जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हुई हुई है। और फिर उन्होंने स्टडी करा तो उनको वहाँ पे सैंपल्स में फ्री रेडिकल्स बहुत मिले जो कि CFCs की वजह से जनरेट होते हैं। CFCs जो होते हैं वो बहुत लेस डेंस होते हैं। जैसे आपने डिओड्रेंट स्प्रे करा तो वो CFCs उसमें से जो होगा वो उड़ के ऊपर चला जाएगा। तो विद बहुत ही इमीडिएट इस पे एक्शन लिया गया पूरी दुनिया में। और उन्होंने क्या करा, कुछ हमारे पास कुछ ही स्टेप्स ऐसे हुए हैं दुनिया में जो कि बहुत ही ना इमीडिएटली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए लिए गए हैं। उसमें से एक CFCs है कि CFCs को जो है फौरन मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया। अब अगर थोड़े अरसे पहले तक तुम लोगों को याद हो तो अगर कोई रेफ्रिजरेटर या कोई AC लेके आते थे घर पे तो उस पे बाकायदा स्टिकर लगा हुआ होता था CFC फ्री। तो इतना ड्रास्टिक इन्होंने वो उसको स्टेप लिया, CFC पूरी दुनिया से इन्होंने खत्म कर दिया, जिसकी वजह से वो जो ओजोन लेयर है वो वापस रीजनरेट हो गई कैलिफोर्निया के ऊपर एंड लाइक दिस। तो इसलिए ये रिएक्शन ना हमारे सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। और इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो मेजॉरिटी क्वेश्चन तुम्हारे पास फ्री रेडिकल के जनरेट हो रहे होंगे, टर्मिनेशन स्टेप वगैरह के। आई होप अगर मैं तुम्हें कुछ दिखा सकता हूँ ना इसको एक चीज।
अच्छा, अभी वो मेरे पास फाइल स्कैन नहीं है। एनीवेज अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना, ये स्टेप्स में हो रहा है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। तो अगर तुम लोगों को याद हो कि तुम लोगों ने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते थे एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स पढ़ते हुए, एनर्जेटिक्स जो पढ़ते थे ओ लेवल में, तो जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की कैसे बनेगी वो देख लो। अच्छा, ऑर्गेनिक में ऐसी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ना तुम्हें बहुत मिलने वाली है, क्योंकि ये इसमें इंटरमीडिएट बनते हैं। ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, बीच में कोई इंटरमीडिएट बनता है और उस इंटरमीडिएट के बाद तुम्हारे पास जो कि फाइनल प्रोडक्ट बन रहा होता है। तो जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम बनाते हैं तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हमारे पास जब इंटरमीडिएट बन रहा है तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में दो तरह की हमारे पास वो पीक्स आती है ना, इसमें भी दो तरह की पीक्स आएंगी। अच्छा, ये इसका एक्स एक्सिस पे हम लोग लेबल करते थे प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, वाई एक्सिस पे हम लोग या तो आप इस पे इंथैल्पी लेबल कर दो या एनर्जी लेबल कर दो, ठीक है। इंथैल्पी भी हम लोग अक्सर इस पे दिखाते हैं। तो इसका देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसे होगी कि जो रिएक्टेंट्स हैं पहले वो तुम्हारे इंटरमीडिएट बनाएंगे पहले, यहाँ पे दीज आर इंटरमीडिएट्स, और फिर ये जो इंटरमीडिएट्स हैं ये फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे होंगे। सही है। तो पहला जो इसका पार्ट है उसको हम लोग एंडोथर्मिक, जैसे तुम लोग कहते थे कि इंथैल्पी चेंज जो है वो पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक कह सकते हो, दूसरे पार्ट को एक्सोथर्मिक कह सकते हो। तो इस तरह की तुम्हें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बहुत ज़्यादा अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखेंगी, और तुम लोगों ने ऐसी ओ लेवल में नहीं देखी है, तो ये तुम लोगों के लिए एक नई चीज़ है। अब यहाँ पे मैं क्या कहते हैं अब मैंने तो यहाँ पे सिंपल लिख दिया ना रिएक्टेंट या इंटरमीडिएट, लेकिन रिएक्टेंट तो मुझे पता है कि मेरे पास CH4 था और क्लोरीन था, रिएक्टेंट तो ये दोनों थे। इंटरमीडिएट में हमारे पास डिफरेंट तरह के रेडिकल्स बने हैं, तो कोई एक दो तरह के रेडिकल दिखा दो, जैसे CH3 दिखा दो, Cl रेडिकल दिखा दो। अब हम देखेंगे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट जो थे वो बेसिकली फ्री रेडिकल थे जो कि फाइनल प्रोडक्ट बना रहे थे, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी बहुत सारी तरह के बने। तो आप इनमें से कोई भी, जैसे CH3Cl दिखा दो या CCl4 लिख दो, यहाँ पे कुछ भी दो लिख दो या तीन लिख दो या ना भी लिखो तो चलेगा। तो ये इसकी हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगी। कोई सवाल है यहाँ तक, कुछ पूछना है? सर ऊपर वाला रिएक्शन दिखा सकते हैं प्लीज? विच वन? वो इनिशिएशन प्रोपगेशन वाले? नहीं, CFC वाले। CFC वाले। सही है मरियम? जी सर। अच्छा, सर मुझे भी आवाज नहीं आ रही।
मुझे लग रहा है किसी को आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, किसी को भी नहीं आ रही अब। मैं सर को कॉल करके बताता हूँ। सर कुछ बोल रहे भी हैं? आवाज आ रही है अब? जी सर, अब आ रही है। जी ये अब सर। आ रही है। जी सर, आ रही है। अच्छा, आइसोमेरिज्म हम लोगों ने डिस्कस किया था ना लास्ट टाइम। आइसोमेरिज्म्स क्या होते हैं? आइसोमर अ कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एल्केन्स में ब्यूटेन के आइसोमेरिज्म को देखा होगा कि ब्यूटेन जो होता है वो 4 कार्बन वाला हमारे पास एल्केन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। ये किया था ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस ब्यूटेन का। जी सर। तो इसमें मैंने लास्ट वाले कार्बन को यहाँ लगा दिया, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया है। सही है। अच्छा, अगर ये जो मेरे पास पहला वाला मॉलिक्यूल है इसके अगर मैं कार्बन देखूं तो हम लोग नेमिंग किस तरह से करते हैं। नेमिंग देखो, मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी साथ साथ करवाऊंगा, पूरी एक साथ सबकी नेमिंग नहीं बता रहा। तो इसमें 4 कार्बन है तो इसका नाम हम दे देते हैं ब्यूटेन। लेकिन स्ट्रेट चेन पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ती है जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन हो। इसी तरह जो दूसरा वाला इसका मैंने आइसोमर बनाया है, इसमें अगर मैं स्ट्रेट चेन देखूं तो सबसे लंबी वाली चेन मैंने इस तरह से आइडेंटिफाई कर ली जिसमें 3 कार्बन है। नीचे जो है दूसरा कार्बन, जो चौथा कार्बन है वो ब्रांच में आ रहा है। उसके बाद मैं नंबरिंग इसको इस तरह से दूंगा, और ये ब्रांच में सिर्फ CH3 आ रहा है तो CH3 को हम लोग कहते हैं मिथाइल, और वो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है तो इसका जो मैं नाम दूंगा वो ऐसे दूंगा, दिस इज 2 मिथाइल। और ये पूरी स्ट्रेट चेन है उसमें 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाली चेन को हम कहते हैं प्रोपेन। इसका नाम हम ऐसे देंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखो आइसोमेरिज्म में हमारे पास जैसे एल्केन है तो अब ब्यूटेन के अलावा हमने पेंटेन के आइसोमर बनाए थे, हेक्सेन के बनाए थे। जैसे फॉर एग्जांपल पेंटेन हमारे पास होता है C5H12, तो इसमें हमारे पास 5 कार्बन है और बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। जहाँ मैं सिर्फ डंडियां बना रहा हूँ ना तो इसका मतलब है कि इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, मैं बना नहीं, चलो बना देता हूँ एक बार। तो इसके आइसोमर्स हम लोग कैसे बनाते थे ओ लेवल में कि जैसे 1 2 3 एक यहाँ लगा दिया ब्रांच में तो 5 हो गए। अब इसकी जो स्ट्रेट चेन है, अब बाकी मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, वो ऑब्वियस है कि कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए बाकी के जो हमारे पास वैलेंसी फ्री होंगी वहां पे हाइड्रोजन लगेंगे। जैसे जो हमारे पास पहला मॉलिक्यूल है ना, दिस इज पेंटेन, और जो दूसरा होगा, अब इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे क्योंकि हमने स्ट्रेट चेन तो 4 कार्बन वाली है। देखो स्ट्रेट चेन आप 2 तरीकों से बना सकते हो। आप बोलो कि भाई अगर मैं यूं करके चला जाऊं नीचे तो ये 3 कार्बन वाली चेन बनेगी, और इस दूसरी वाली को आप पूरी ब्रांच में कंसिडर कर लो तो वो 3 कार्बन की बनेगी। हमें लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन लेनी होती है तो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 4 कार्बन वाली बन रही है।
अब इसको नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे, देखो नंबरिंग मैं 2 तरीकों से कर सकता हूँ, या तो मैं राइट टू लेफ्ट करूँ 1 2 3 4, या मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करूँ 1 2 3 4। तो जिस तरीके से ब्रांच पे छोटा नंबर आएगा, जैसे अगर मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करता हूँ तो ब्रांच जो है वो सेकंड कार्बन पे आ रही है, तो आप नंबरिंग हमेशा ऐसी करोगे कि ब्रांच जो है वो छोटे नंबर पे लाई करे। अब ऐसा भी हो सकता है एक से ज्यादा ब्रांचेज हो, तो फिर किस तरह से करें, तो वो फिर हम आगे देखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और ये देखो इसके साथ में हाइड्रोजन, अब मैं बॉन्ड नहीं बना रहा है, हाइड्रोजन लिख देता हूँ कि किसके साथ कितना हाइड्रोजन होंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला की तरह। तो इसमें हमारे पास सेकंड कार्बन पे मिथाइल है, तो इसको मैं कह सकता हूँ दिस इज 2 मिथाइल, और इस स्टेट चेन में कितने कार्बन है 4, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन अगर मैं इसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूंगा तो वो C5H12 ही होगा, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है तो इनके आयोपैक नेम, ये जो नेमिंग है ना, इसको हम आयोपैक नेमिंग कहते हैं, ये नेमिंग भी डिफरेंट होती है। तो जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या नेमिंग डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो इसको हम एक दूसरे के आइसोमर्स कहते हैं। इसी तरह पेंटेन का एक और आइसोमर पॉसिबल है। वो आइसोमर कैसा होता है हमारे पास कि मैंने 3 कार्बन यूं लगाए और सेकंड कार्बन पे 1 कार्बन नीचे 1 कार्बन ऊपर। तो जैसे बचपन में टेट्रिस खेलते थे ना। सर जी सर ये ऊपर जो आपने अभी बनाया है ना, ये इसमें जो थर्ड वाला आपने सेकंड जो कार्बन बताया उसमें H2 कैसे लगेगा? एक H लगेगा क्योंकि 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी 3 बॉन्ड कंप्लीट है, तो एक H चाहिए होगा ना। अच्छा, सही है, थैंक यू। सही है तंजीम। जी पूरे 12 है, सही है। ओके, अच्छा मैं इस तरह भी बना सकता, इसका इस तरह भी बनाते थे हम लोगों लेवल में आइसोमर। ठीक है, इसका भी अगर मैं देखूं तो ये बनेगा C5 और H12, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ रहा है, पहले वाले में ऐसे स्ट्रेट चेन आ रही है, और दूसरे वाले का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो कुछ इस तरह का आ रहा है। अब ओ लेवल में एक प्रॉब्लम ये होती थी कि कुछ लोग कहते थे कि भाई आप ऐसा भी तो आइसोमर बना सकते हैं। तो देखो ये वाली चीज और जो मैंने दूसरे नंबर पे आइसोमर बनाया है वो वाली चीज सेम है एज इट इज, बस वो पलट के लिखी हुई है मैंने। तो ये या तो मैं ये नंबर 2 जिसको कह रहा हूँ ये आइसोमर काउंट कर लूँ या 3 काउंट कर लूँ। 2 और 3 दोनों आइसोमर नहीं है, या तो 2 लिख दूँ या 3 लिख दूँ। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं इसको यूं ऊपर लगा दूं, तो ये भी देखो एक ही बात है, क्योंकि मॉलिक्यूल बार रोटेट होके ऊपर नीचे हो गया है, ओरिएंटेशन डिफरेंट हुई है, स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं हुआ है, तो ये भी सर इसका आइसोमर नहीं है। जी अरसलान, कौन कह रहा है? सर ये जो आपने क्या कहते हैं सेकंड लास्ट वाला बनाया है जो प्लस जैसा बना हुआ है, इसका क्या नाम होगा? इसका नाम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसका नाम देने के लिए तो आप इसमें सबसे पहले एक इसकी लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करोगे। लॉन्गेस्ट चेन जो होती है वो ये भी हो सकती है 3 कार्बन की। इसके अलावा आप बोलोगे मैं ये 3 कार्बन ले लूँ तो ये भी ले सकते हो। नीचे वाले फर्स्ट 2 ये ले लो, ये भी ले सकते हो। कोई भी ले सकते हो। अब बिल्कुल जो मुझे इसमें स्टेट दिख रही है मैंने वो ले ली, क्योंकि 3 से ज़्यादा की और कोई चेन बन नहीं रही है। फिर मैं इसकी नंबरिंग करूँगा, तो नंबरिंग मैं इस तरह से करूँगा कि 1 2 3, अब मैं लेफ्ट टू राइट करूँ, राइट टू लेफ्ट करूँ, जहाँ ब्रांचेज़ हैं वो सेकंड कार्बन पे ही आनी है दोनों केसेस में। अब देखो सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं ब्रांच में, तो मैं इसको यूँ लिखूँगा, पहला मिथाइल 2 पे, दूसरा मिथाइल भी 2 पे है, तो मैं इसको लिखूँगा 2, 2। जब भी हम नेमिंग करते हैं तो अगर 2 नंबर एक साथ लिखने पड़ जाते हैं ना हमें, तो नंबर को मैं हमेशा कॉमा से सेपरेट करूँगा। ठीक है? और नंबर और लेटर को मैं हमेशा डैश से सेपरेट करूँगा। तो पहले हम लिखेंगे 2, 2, फिर हम लिखेंगे डाई, नंबर और लेटर आ गया ना। अब डाई क्यों, मतलब 2 मिथाइल है ना, तो मैं डाई मिथाइल लिख दूँगा। 2, 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन की स्टेट चेन है तो प्रोपेन। ठीक है, देखो नेमिंग जो है वो एक साथ भी पढ़ाई जाती है, अलग अलग
एक साथ पढ़ाने में तो तुम लोगों को फिर सब पूरी ऑर्गेनिक फैमिली का आइडिया होना चाहिए, तो एक साथ समझ भी आता है उसको पढ़ाना। मैं साथ-साथ पढ़ाऊँगा और आखिर में पूरी मिला के एक साथ भी नेमिंग पढ़ी जाएगी दोबारा। ठीक है? तो अब तुम लोगों का काम क्या है नेमिंग पढ़ते वक़्त कि आपने कुछ पेजेस अलग से छोड़ के अपनी नोटबुक के जैसे-जैसे मैं नेमिंग के जैसे तुम लोगों को जैसे यहाँ पे एक रूल बता दिया ना कि नंबर कॉमा से सेपरेट होता है, नंबर लेटर जो है वो डैश से सेपरेट होता है। तो एक रूल अपने पास लिख लेना वहाँ पे। इसी तरह इसको एग्जाम्पल में डाल लेना कि इसकी नेमिंग हमने इस तरह से की हुई है। तो इस तरह से जैसे-जैसे आप एल्केन, एल्कीन, अल्कोहल वगैरह पढ़ लोगे तो सबकी फिर नेमिंग एक साथ मिला के पढ़ेंगे तो फिर वो और क्लियर हो जाएगा। जी, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? सर 2-मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल स्केलेटल फॉर्मूला क्या होगा? स्केलेटल फॉर्मूला क्या होगा? चलो अच्छा क्वेश्चन है। स्केलेटल फॉर्मूला हम लोगों ने जब देखा कि 1, 2, 3, 4 अब सेकंड कार्बन पे हमारे पास CH3 लगा हुआ है, तो CH3 भी अगेन आप डंडी से शो करोगे। इसी तरह पेंटेन का 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह इसका स्केलेटल फॉर्मूला ये जो हमने अभी बनाया है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन इसका क्या होगा 1, 2 इसके ऊपर एक नीचे एक चेन। सही है मरियम? जी सर। तो साथ-साथ अगर आप स्केलेटल फॉर्मूला भी बना वो सबके प्रैक्टिस करो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। देखो ये एक तरह से इंट्रोडक्टरी ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक साथ-साथ चलेगी। मैं अलग से इंट्रोडक्टरी ऑर्गेनिक तुम लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो पढ़ाने का कभी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि आधी से ज़्यादा बात उसमें समझ ही नहीं आ रही होती है। क्योंकि ना आपने अभी अल्कोहल पढ़ा है मेरे साथ, ना कार्बोक्सिलिक एसिड, ना कीटोन, ना एल्डिहाइड। साथ-साथ हम लोग चलेंगे तो ख़्याल रखना नेमिंग का अपने पास से अलग से नोट टेकिंग करते जाओगे, नेमिंग में यही आ रहा है। कोई और सवाल? सर मुझे स्केलेटल फॉर्मूला का ये समझ नहीं आया, आप बना के दिखाए दोबारा से एरो से। एक देखो मरियम ने मुझसे पूछा था कि मेरे पास ये जो 2 मिथाइल ब्यूटेन है वो ये है CH3 CH तो पे 2 लग रहा था इसमें CH2 CH3 CH3 तो स्केलेटल फॉर्मूला में हमें पता है ना कि हर एक जो जॉइंट होता है या लास्ट पॉइंट होता है वो कार्बन को शो करता है। तो जैसे पहला ये कार्बन 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 तो मैंने यूँ कर दिया तो ये 1 कार्बन को शो करेगा, 2 को फिर मैंने यूँ कर दिया तो ये वाला थर्ड वाला जॉइंट थर्ड कार्बन को शो करेगा, फिर मैंने यूँ कर दिया तो ये फोर्थ कार्बन को शो करेगा। जो नीचे इनके साथ ब्रांच में गया हुआ है वो सेकंड कार्बन वाला ब्रांच में गया हुआ है ना तो उसको मैंने यूँ करके शो कर दिया। तो मतलब ये ए कार्बन को शो करेगा। स्केलेटल फॉर्मूला इज़ जस्ट लाइक दिस। कहीं कुछ नहीं लगा हुआ मतलब हाइड्रोजन है। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी जैसे अभी देखा ना कि क्लोरीन लग रहा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो ये जो स्केलेटल फॉर्मूला में अगर हम कुछ नहीं लिखते तो वो कार्बन और हाइड्रोजन है जो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई और चीज़ अटैच्ड है कार्बन के साथ तो वो लिखना होगा। जैसे इसका स्केलेटल फॉर्मूला हम कैसे बनाएँगे 3 कार्बन 1, 2, 3 और Cl को जो है ना फिर मैं यूँ करके शो करूँगा ऐसे बाकायदा। Cl को ये डंडी छोड़ दूँगा तो उसका मतलब है कि CH3 लगा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे Cl लिख दूँगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूँगा तो इट मीन्स CH3 लगा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल जैसे तुम लोगों ने ओ लेवल में अल्कोहल्स पढ़ा है। तो अल्कोहल्स में हमारे पास जैसे एक अल्कोहल ये है कि OH सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। ये CH3, CH2, CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इसका स्केलेटल फॉर्मूला कैसा होगा? मैंने यूँ शो कर दिया। अब आप ज़रूरी नहीं है कि OH नीचे ही शो करो, यूँ करके ऊपर भी शो कर सकते हो। लेकिन देखने में ये थोड़ा पहला वाला ज़्यादा अच्छा लगता है ना? सही है? सर समझ आई तंजीम? जी सर समझ आ गई है। सर जी, जी। सर सिर्फ कार्बन की पोजीशन का ख्याल रखना है ना जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, बाकी ऊपर नीचे लगाने कोई फर्क तो नहीं पड़ता? हाँ, ऊपर नीचे कहीं भी लगा दो हाँ, लेकिन जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसी कार्बन पे लगाना है ना वरना फिर वो रिप्रेजेंटेशन ही गलत हो गई। जी, ठीक है सर। ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो वरना फिर क्लास